हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बीएम हिस्ट्री फर्स्ट में। आज की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा समसूत्री विभाजन के बारे में। क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, पूरी जानकारी इसके बारे में आप लोगों को दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आप अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आज पढ़ेंगे हम लोग समसूत्री विभाजन के बारे में। ये देखिए, समसूत्री विभाजन जो होता है ये सिर्फ मानव में होता है, अर्थात यह पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है समसूत्री विभाजन। देखिए, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे होता है। समसूत्री विभाजन जैसे कहने का मतलब है किसी एक कोशिका का, किसी एक ही कोशिका का दो हूबहू प्रतिलिपियों में बंट जाना ही और उसकी संरचना समान हो, यानी आकार एवं आकृति दोनों ही समान हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो ये होगा कैसे, देख लेते हैं। देखिए, समसूत्री विभाजन की चार प्रावस्थाएं होती हैं, पी एम ए टी। ये चार प्रावस्थाएं होती हैं। ये शॉर्टकट है हिंदी में याद करने के लिए, प्रधानमंत्री एट होम, प्रधानमंत्री एट होम, ये हिंदी में याद करने के लिए। देखिए, पी से होता है प्रोफेज, ये पी से होता है। एम से होता है मेटाफेज और ए से होता है टेनाफेज और टी से होता है टेलोफेज। ये चार प्रावस्थाएं होती हैं समसूत्री विभाजन में। तो देखिए, होती कैसी है प्रावस्था। ये है, मान लेते हैं ये एक कोशिका है हमारी, ये एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर ढेर सारे द्रव भरे हुए हैं और इसमें कुछ धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। तो ये होता है हमारा प्रोफेज। देखिए, इस प्रोफेज में क्या होता है, इसमें बहुत सारे गालजिकाएं, तारकाएं, बहुत सारे चीज हमारे पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। जितने भी कोशिकांग होते हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोफेज अवस्था में होता क्या है, प्रोफेज अवस्था में कोशिका के अंदर जो द्रव भरे होते हैं वो सूखने लगते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव भरे हैं वो सूखने लग जाएंगे और क्या होगा, ये धागे जो होते हैं, धागे नुमा जो संरचनाएं होती हैं, ये क्लियरिटी रूप से हमें दिखाई देने लगती है, यानी कि थोड़े मोटे मोटे होकर के ये दिखाई देने लगते हैं। ये प्रोफेज अवस्था होती है। पहली अवस्था में कोशिका के अंदर यही इतना परिवर्तन होगा कि कोशिका के अंदर जो भी द्रव भरे होते हैं ये सूखने लग जाएंगे और सूखने के बाद जो इसमें धागे नुमा संरचनाएं हैं, ये संरचना हमें अच्छे से दिखाई देने लगती है, मोटी मोटी होकर के। तब दूसरी प्रावस्था आती है, इसकी दूसरी प्रावस्था आती है मेटाफेज। ये इसकी दूसरी प्रावस्था है मेटाफेज। अब अभी तक प्रोफेज में था कि प्रोफेज में था तो हमारा ये अभी बताए हैं कि द्रव इसके अंदर के सूखने लग जाएंगे और जो धागे नुमा संरचनाएं हैं वो धागे नुमा संरचनाएं हमें मोटी मोटी दिखाई देने लगती। तो मेटाफेज में ये अच्छे से हमें ये यही दिखाई दे रही है। और क्या होता है, इसमें जो तारक काय होते हैं, तारक काय जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने अपने ध्रुव की तरफ ये सक्रिय हो जाते हैं, अर्थात जो इसमें तारकाएं होते हैं ये चक्रण करते हैं तो ये अपनी अपनी दिशा को लेने लगते हैं। बस मेटाफेज में यही इतना होता है। फिर अब आता है हमारा तीसरा एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये तारकाएं जो होते हैं ये एक दूसरे क्रोमोसोम को या एक दूसरे हमारे डीएनए को ये क्या करते हैं, बांध लेते हैं। ये इसमें क्या करते हैं, बांध लेते हैं, यानी ये इस प्रकार से हमारा डीएनए है तो इस सूत्र को ये तारक काय आपस में इस तरीके से बांध लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बांध लेंगे
ये ये अवस्था आती है हमारी एनाफेज की। ये बांध लेते हैं और बांधने के बाद करते क्या है, ये खिंचाव करते हैं, अपनी अपनी तरफ ये खिंचाव करते हैं। तो लास्ट प्रावस्था आती है हमारी टीलोफेज। लास्ट प्रावस्था आती है हमारी टीलोफेज की। ये देखिए जो लास्ट प्रावस्था है टीलोफेज में क्या होता है कि टीलोफेज में ये जब खिंचाव करने लगते हैं तो खिंचाव से ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब ये अलग कर ले जाते हैं तो यहाँ पे ये अलग हो जाते हैं, टीलोफेज अवस्था में ये अलग हो जाते हैं। अर्थात अभी तक तो हमारी एक ही कोशिका थी, परंतु यहाँ पे क्या हुआ कि ये तारक काय अपने अपने खोज को लेकर के ये डीएनए को अलग कर दिए, तोड़ दिए। तोड़ने के बाद दो कोशिकाओं का ये निर्माण हो गया। अब जितनी सारी चीज यानी कि डीएनए सारा कागज पर इसमें थी, तो सब हमारे यहाँ पे थी, वो सब इस कोशिका में भी आ गए। अब यहाँ पे दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये थी टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था में आते ही फिर इनका बाहरी आवरण जो होता है वो खत्म हो जाता है। ये थी हमारी टीलोफेज अवस्था। सबसे बड़ी प्रावस्था जो होती है वो होती है हमारी प्रोफेज अवस्था, और सबसे छोटी प्रावस्था जो होती है वो होती है हमारी मेटाफेज अवस्था। सबसे बड़ी प्रावस्था प्रोफेज और सबसे छोटी प्रावस्था मेटाफेज होती है। इसमें केवल तारकाएं जो होते हैं अपने अपने ध्रुव की तरफ ये सक्रिय होते हैं। तो ये था समसूत्री विभाजन। इसकी यही चारों प्रक्रियाएं हैं। समसूत्री विभाजन ये केवल व केवल जीवों में होता है, पादपों में नहीं। जीवों में समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि पादपों में असूत्री विभाजन होता है। उसमें समसूत्री विभाजन नहीं, उसमें असूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री होता है, उसमें समसूत्री नहीं होता है। परंतु जीवों में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है, असूत्री नहीं होता है। तो समसूत्री विभाजन यही था कि किसी एक कोशिका से, किसी एक ही कोशिका से दो नए नए समान कोशिकाओं का निर्माण होना ही समसूत्री विभाजन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। ये होता कितनी कितनी प्रावस्थाओं में है, तो समसूत्री विभाजन चार प्रावस्थाओं में होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। याद करने के लिए PMAT शॉर्टकट है, अर्थात प्रधानमंत्री एट होम। हम याद कर सकते हैं प्रधानमंत्री एट होम, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी प्रावस्था होती है। इसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो हमारे सभी द्रव है वो द्रव सूखने लग जाते हैं, और सूखने के बाद जो इसके अंदर हमारे धागेनुमा संरचनाएं हैं वो धागेनुमा संरचनाएं मोटी मोटी होकर के हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। फिर दूसरी प्रावस्था आती है इसकी मेटाफेज की। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, इसमें जो तारक काय होते हैं अर्थात सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम ही अपने अपने ध्रुव की तरफ ये अपने अपने ध्रुव को ये पा जाते हैं, यानी अपने अपने ध्रुव पर ये चलने लगते हैं। ये मेटाफेज अवस्था होती है। फिर एनाफेज अवस्था में क्या होती है कि ये दोनों डीएनए को आपस में इस तरीके से जकड़ लेते हैं, इस तरीके से ये जकड़ लेते हैं। जकड़ने के बाद ये तनाव करते हैं, यानी कि खिंचाव करते हैं। जब खिंचाव करते हैं तो ये डीएनए आपस में आगे आगे, यहाँ से जो डीएनए है ये वाला इसका आधा ये ले लेता है और ये इसका आधा इधर ले लेता है। तो ये दोनों खिंचाव करके एक एक कोशिका का ये फिर निर्माण करते हैं। तो वो अवस्था आती है टीलोफेज, जब नई नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। फिर इन दोनों कोशिकाओं में ये सभी चीज पाए जाएंगे जो पहले की कोशिका में होते हैं। अगर ये तारक काय हमारी कोशिका में ना हो, अगर ये तारक काय हमारी कोशिका में ना हो तो हमारे अंदर ये विभाजन की प्रक्रिया ना हो। इंपॉर्टेंट है तारक काय। अगर तारक काय हमारे शरीर में उपस्थित नहीं है, जिस भी कोशिका के अंदर तारक काय नहीं होगा उस कोशिका में विभाजन नहीं हो सकता। अर्थात चाहे कोई भी विभाजन हो, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री विभाजन कोई भी हो, जब तक तारक काय सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होगा तब तक विभाजन की क्रिया नहीं हो सकती। अर्थात विभाजन की क्रिया करने के लिए तारक काय होना जरूरी है। ठीक है। और हमारे यही ब्रेन का एक हिस्सा होता है तंत्रिका तंत्र। उस तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो दो कोशिकाओं से बनी होती है, एक न्यूरॉन सेल, एक न्यूरॉन ग्लियल सेल। तो न्यूरॉन सेल में हमारा तारक काय नहीं पाया जाता है,
जबकि न्यूरॉन ग्लियल सेल में केवल तारक काय पाया जाता है, जो कि हमारे तंत्रिका कोशिका का केवल 10% भाग होता है और 90% भाग में तारक काय उपस्थित नहीं होता। ये थी समसूत्री विभाजन, इसकी पूरी प्रक्रिया है ये समाप्त हुई।